यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेंटरशिप जो हम लोग का चल रहा था इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो डे हमारा रहेगा, डे यहाँ पर 9 है। ठीक है, डे नंबर 9 और यहाँ पर डेट है 16/10/2025। ठीक है, ये करना था आपको, देखो ये करना था 16 तारीख को ही करना था, बल्कि यहाँ पर 17 तारीख है। ठीक है, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड भी किया, लेकिन कुछ टाइम की वजह से मैंने उसको रिकॉर्ड करके दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको आज, क्योंकि वो कल अपलोड करना इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम से इस वजह से अपलोड भी नहीं हो रहा था और ठीक से वो वीडियो बना भी नहीं। राइट, तो मैं इसको समझा भी नहीं पाया वहाँ से। राइट, तो यहाँ से आज अपलोड कर रहे हैं और कल मैं आपको PDF इसका दे चुका था, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक पढ़ने थे और आज मैं आंसर लिखना सिखाऊंगा कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है इसमें। ठीक है, ये कल का था, याद रखना है 16 तारीख का। यहाँ से देखो टॉपिक आपके हैं ज्योग्राफी के, यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो ज्योग्राफी में कुछ न्यूज़ में रहते हैं उसको भी लेकर यहाँ पर जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर पहला टॉपिक है मुख्य जो विषय है इसमें से मानव विकास और जनसांख्यिकी, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो डेमोग्राफी उसको लेकर भारत में जनसांख्यिकी लाभांश का जो भू स्थानिक वितरण है, इसको वृद्ध जनसंख्या और चुनौतियाँ और क्षेत्रीय समानताएं, प्रवास, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मानव विकास जनसांख्यिकी, इसमें आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे इसके अंदर का। ठीक है, ये टॉपिक है पूरा और इसके अंदर सब टॉपिक में डिवाइड है, ये दे रखे हैं। आगे जल संसाधन प्रबंधन, ये है टॉपिक। आपको देखो बुक में क्या सर्च करना है, ये सर्च करना है जल संसाधन प्रबंधन, ना कि जो अंदर वाले टॉपिक है ये। ठीक है, किसी में हो सकता है अंदर वाले टॉपिक भी दिए हों, लेकिन आपको बुक या नोट्स में ये पूरा मेन टॉपिक दिया होगा, इसके अंतर्गत ये सब आपको देखने को मिलेंगे। राइट, तो यहाँ पर जल संसाधन जो प्रबंधन है, इसमें आपका अंतर्राज्यीय नदी विवाद, ठीक है, इंटरस्टेट यहाँ पर जो वाटर डिस्प्यूट हो गया उसके भू राजनीतिक संस्थागत कारण, राष्ट्रीय राजनीति जो जल नीति उसको लेकर के समन, ठीक है, और उसमें सुधार, जल संचयन को लेकर के वर्षा का पुनर्भरण, ये सब आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है सतत कृषि खाद्य प्रसंस्करण, इसमें आपका सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग होगा, कैसे जलवायु क्षेत्र होगा, ठीक है, इसका महत्व होगा, क्या महत्व है इसका, और प्रसंस्करण के जो उद्योग होंगे और उनके स्थानीयकरण, ग्रामीण विकास को क्या इनको फर्क पड़ेगा, फसल को विविधीकरण क्यों करना आवश्यक है। तो ये सब बात आपको यहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब पढ़ोगे, पढ़ने के बाद तब आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखो कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो बिना पढ़े यहाँ पर आंसर देखा कि PDF मैंने दिया तो आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वो नहीं करना है। आपको टॉपिक पहले करना है। आप देखो ला के गूगल सर्च करोगे, नोट्स देखोगे, लिख लोगे, एक बार टॉपिक आप रीड करोगे तो कुछ माइंड में बातें ओपन होंगी, उसके बाद आंसर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सीक्वेंस से सब चीज़ दे रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, फिर मेंस का आंसर दे रहा हूँ, मेंस का आंसर लिखने के बाद कुछ फॉन्ट लिखो, तो आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देता हूँ यहाँ पर मैं, वो भी आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सीक्वेंस से करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण को लेकर के भी, जैसे कि कॉप है, लक्ष्य के क्या होते हैं, भारत की क्या भूमिका होती है, ठीक है, NDC को लेकर के, और ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है, पेरिस समझौते, और यहाँ पर विकासशील देशों को बोझ हरित वित्त ग्रीन फाइनेंस है, इसका महत्व क्या होगा। तो ये सब आप इसको टॉपिक पढ़ सकते हो। VNS का नोट्स आपके पास अगर है ज्योग्राफी को उससे पढ़ सकते हो, या महेश बनवाल की बुक आपके पास नहीं है तो आप ले भी सकते हो। ये दोनों चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ले सकते हो, उनको टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है आपको। आगे आपदा लचीलापन और पुनर्निर्माण, यह आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भूगोल का महत्व का जो आपदा लचीलापन है, उसके बुनियादी ढांचों को, आपदा बीमा को, जोखिम को संतुलित बनाना। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है। राइट, स्टार्ट करते हैं। इसी टॉपिक जो बताया हमने, जैसे L टॉपिक था जनसांख्यिकी और प्रवास था। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो L नंबर टॉपिक था, यहाँ पर दे रखा है मानव विकास और जनसांख्यिकी, भारत में जनसांख्यिकी लाभांश, इसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। इसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर है जनसांख्यिकी और यहाँ पर प्रवास, इसको लेकर के। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है भारत अपनी युवा कार्बन शक्ति का लाभ उठाने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंस के लिए क्षेत्रीय जो असमानता इसको दूर करने में सक्षम होगा। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास की सामाजिक आर्थिक निहितार्थ का विश्लेषण करना है 250 शब्द में। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे आप, पहले आपको यहाँ से लिखना है, इसका जो भूमिका बनाएंगे, इंट्रोडक्शन बनाएंगे, क्या लिखेंगे इसमें, आपको इसमें लिखना है कि यहाँ जो प्रस्तावना रहेगी इसमें देखो करना है कि आपको बताना कि जनसांख्यिकी लाभांश को क्या बताना है कि क्या होता है, जनसांख्यिकी लाभांश को परिभाषित करेंगे क्या होता है ये, और कार्यशील जैसे कि हो गई आयु जनसंख्या हो गई है ना 15 से 59 वर्ष का, उसका गैर कार्यशील जनसंख्या में कैसे अधिक होगा वो आप बताएंगे इसमें, है ना। कुछ चुनौतियाँ पर बता देंगे कि एक ही लाइन में 2 लाइन में कि क्या चुनौती, जैसे उल्लेख करना है कि ऐसे लाभांश क्षेत्रीय रूप में आसमान है, जैसे कि उत्तर में युवा, ठीक है, दक्षिण में वृद्ध, जिससे यहाँ पर लाभांश उठाना लाभ कठिन हो गया है। तो ऐसे करके आप 1-2 लाइन ऊपर और 1 लाइन और थोड़ा सा नीचे इंपॉर्टेंट जो होती है सब आपको दिखाना रहेगा इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन 4 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, याद रखना है आपको। ठीक है, मार्क्स वहाँ बढ़ेंगे नहीं, सोचो 4 लाइन से ऊपर लिखेंगे मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स माइनस होगा वहाँ पर। ठीक है, जितना आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब आते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में बात कर रहा है कि यहाँ पर असमानता को दूर करने की क्षमता क्या होती है ना। ये बोला ना कि असमानता को दूर करने की क्षमता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग पर डालकर लिख सकते हो असमानता को दूर करने की क्षमता, या डायरेक्ट नीचे से लिख सकते हो। इसमें आप बताओगे कि जो
इससे कुछ सफलता हो सकती है, कुछ सफलता के भी कारक हो सकते हैं, जैसे कि कौशल विकास होना। ठीक है, कौशल विकास के बारे में 1-2 पॉइंट आप लिख दोगे, क्या है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास मिशन शुरू किए गए थे युवा द्वारा, युवाओं के लिए यहाँ पर कार्यबल प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप बता दोगे इसी में, प्रवास का उपभोग या जो प्रवास है उसका उपयोग करना, कैसे इनका प्रवास का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अंतर्राज्यीय प्रवास है उसको सुगम बनाकर श्रम की कमी को दक्षिण राज्यों के लिए यहाँ पर युवाओं की पहुँच को सुनिश्चित करना, है ना। कुछ चुनौती के कारक हो सकते हैं, जैसे कि चुनौती कारक हो सकता है कि यहाँ पर जो इसमें शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उत्तरी जो राज्य है उसमें निम्न शिक्षा है और स्वास्थ्य स्तर भी खराब है यहाँ पर, है ना, तो ये सब इसकी देखरेख करनी चाहिए। एग्जाम्पल कुछ बता सकते हो। सेकंड पॉइंट इसी में जो रोजगार सृजन है, रोजगार सृजन बारे में बता सकते हो कि इसका जो औपचारिक क्षेत्र है उसमें अपर्याप्त रोजगार सृजन है ना, तो ये पॉइंट आप बता सकते हो। उसके बाद एक पॉइंट और पूछा यहाँ पर इन्होंने, ये पूछा है कि अंतर्राज्यीय प्रवास कैसे निहितार्थ होंगे, है ना, अंतर्राज्यीय प्रवास जो होते हैं सामाजिक अर्थ से कैसे निहितार्थ होंगे वो ही बताना है। तो ये हेडिंग डाल सकते हो या डायरेक्ट आप नीचे से लिख सकते हो एक लाइन छोड़ के। तो यहाँ पे लिखोगे आप जो अर्थव्यवस्था की श्रम जो उपलब्धता है उसमें सुनिश्चित करना, उदाहरण के लिए पंजाब केरल प्रवासी श्रमिक हैं उनको यहाँ पर देख रेख करना, उनके बारे में बताना। ठीक है, कि यहाँ पर कैसे इनके जो प्रवास रोक सकते हो या कैसे इनके अंतर्राज्यीय प्रवास की निहितार्थ हो सकते हैं। प्रेषण में बताओगे कि जैसे कि यहाँ पर भेजने वाले राज्य हैं बिहार, यूपी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यहाँ पर प्रक्षेपण सहायता मिलना। ठीक है, नकारात्मक निहितार्थ बता सकते हो कि जैसे कि सामाजिक तनाव और मेजबानों के जो राज्य हैं उसमें सांस्कृतिक और भाषा संबंधी जो विवाद होते हैं उसमें देखना। बुनियादी ढांचे जो होते हैं उसमें शहरी क्षेत्रों को लेकर के मलिन बस्ती जो होती है उसमें बुनियादी सेवाओं को जो दबाव डालना है ना, तो कैसे कैसे यहाँ पर दबाव डालते हैं वो सब आप यहाँ पे बात बता सकते हो। मैंने आपको की पॉइंट सिर्फ बताया, उसके अंतर्गत आपको वाक्य को पूरे करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके दो मेन बॉडी के दोनों पार्ट हो गए और आपका जो बचा पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन वो भी आपको हो गया। बचा निष्कर्ष जिसको बोलते हैं कंक्लूजन, उसमें आप लिखोगे निष्कर्ष एक हमारा किसकी लेकर बात कर रहा है, निष्कर्ष बता रहा है आगे की राह कैसी होनी चाहिए उसको लेकर बता रहा है आगे कैसा होना चाहिए। तो निष्कर्ष आप बताएंगे कि केवल भौगोलिक गतिशीलता प्रवास का पर्याप्त नहीं होगा बल्कि समाधान कौशल विकास उत्तरी राज्यों में और शहरी बुनियादी ढांचों को लेकर के इनके एकीकृत निहित शामिल होगा। तो यहाँ से अपना निष्कर्ष लिखोगे। मैंने आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे बताए थे इसके और कुछ पॉइंट सामाजिक आर्थिक जो निहितार्थ है उसके बारे में बताए थे। तो आप सामाजिक आर्थिक निहितार्थ में बता सकते हो समाज में क्या है, आर्थिक में क्या, कुछ और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो जो मैंने बताया उसके अलावा भी। ठीक है, तो यहाँ से पहला आंसर आपको ऐसा लिखना है। मैं एक तरह से पूरा फ्रेम बता रहा हूँ, राइट, कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, आप टॉपिक जब पढ़ोगे तो खुद आपको समझ आएगा कि यहाँ क्या क्या यहाँ पर लिखना चाहिए, इस वजह से मैं टॉपिक के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, विषय एम विषय से टॉपिक है जल संसाधन प्रबंधन। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए सहकारी संघवाद जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होते हैं उसकी भावना को मजबूत करने में राष्ट्रीय जल जो नीति होती है उसमें प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, आपको ये बताना है 250 वर्ड में। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन, ये जो हमारी प्रस्तावना होगी उसमें क्या लिखोगे। फर्स्ट में आप बताओगे यहाँ से कि जो समस्या और संदर्भ है इसको बताओगे क्या यहाँ पर इसकी समस्या है इसके बारे में, है ना। जैसे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद है उसमें उदाहरण के लिए कावेरी, है ना, कृष्णा की जो उसको लेकर के यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या जिसका विकास जल की कमी को जलवायु परिवर्तन बताता है। ठीक है, थीसिस जो थे उन्होंने उल्लेख किया था कि यहाँ पर विवादों का समाधान केवल न्यायिक नहीं बल्कि यहाँ पर जो सहकारी संघवाद है उसके सिद्धांतों पर भी आधारित होगा। ठीक है, तो ये सब आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। मेन बॉडी में लिखोगे आप, मेन बॉडी में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो सहकारी संघवाद है उसको मजबूत करने में नीति संस्थागत की क्या भूमिका होगी, है ना, उनकी भूमिका पूछे ना क्या भूमिका हो सकती है। तो आप इसमें बताओगे कि राष्ट्रीय जो जल नीति है इसमें जल को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में प्राथमिकता देना और राज्यों के बीच जो सर्वसहमति होती है उसको बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जाएगी या प्रदान करना होगा, जिससे क्या होगा आगे यहाँ पर क्या करना है ये संभव हो पाएगा। आगे कुछ पॉइंट अपने नोट कर सकते हो उसमें, मैं की पॉइंट थोड़े थोड़े बता रहा हूँ। ठीक है, इसी में नीचे आप एक और पॉइंट दोगे, एकीकृत जो हमारे न्यायाधिकरण होते हैं इसमें स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना करना ताकि क्या हो विवादों का निपटान समयबद्ध तरीके से हो सके। ठीक है, नीचे लाइन में लिखोगे आप संसदीय सुधार में क्या हो सकता है। जैसे संसदीय सुधार में आप बता सकते हो कि जो इसी में सेकंड वाले पॉइंट में संसदीय समिति था, नीचे आप लिखोगे अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद में बताओगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसमें क्षेत्रीय परिषद का उपयोग करके राज्यों को संवाद और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल करना चाहिए। तो सब 3-4 पॉइंट आप बताओगे, इसके अंतर्गत आपको लिखते रहना है कुछ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये सहकारी जो संघवाद है इसको मजबूत करने की एक भूमिका तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको बोला है कि यहाँ पे जो प्रौद्योगिकी है उसकी क्या भूमिका होगी। प्रौद्योगिकी की यहाँ पर भूमिका पूछे ना क्या भूमिका हो सकती है प्रौद्योगिकी की। देखो इसकी जो भूमिका होगी ये आपको हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, प्रौद्योगिकी की भूमिकाएं इस टाइप से ऐसे करके पॉइंट करके, या आप नीचे से सीधे एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो। जैसे कि जैसे डेटा पारदर्शिता, हेडिंग डालोगे छोटी सी, डेटा पारदर्शिता इसमें वास्तविक समय डेटा साझाकरण के लिए एकीकृत राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र का उपयोग करना था जिससे यहाँ पर एक उपलब्धता राज्यों को लेकर के बीच
अवशोषण बढ़ेगा। और क्या होगा, दक्षता और भूमूल्यांकन को लेकर के प्रौद्योगिकी जो होती है उसमें जो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी होती है उसका उपयोग करके जल का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं हम लोग, सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ पर पानी बर्बाद हो रहा है उसको कम करना, जहाँ पर डिमांड है उसको अधिक देना। ठीक है, पूर्वानुमान लगा सकते हो आप, है ना। जैसे कि यहाँ पर AI का उपयोग करके आप इसका वर्षा के जल निर्धारण को भविष्यवाणी करना, जिससे यहाँ पर राज्यों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताइए, ये पॉइंट आप तीनों बताओगे इसमें। ठीक है, और 3-4 पॉइंट ऊपर बताया तो आपको 3-4 पॉइंट ऊपर बताना है। उनके अंतर्गत लिखते रहना है कुछ पॉइंट, है ना। अपने आप से भी पॉइंट को ऐड कर सकते हो इनसे मिलते जुलते। दोनों मेन बॉडी के यहाँ पर पार्ट पूरे हो गए। 2 चीज़ पूछी थी यहाँ पर प्रौद्योगिकी को लेकर, और यहाँ पर इसका जो सहकारी संघवाद था इसको लेकर। अब यहाँ से निष्कर्ष आपको लिखना है, 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पर 250 वर्ड के क्वेश्चन होंगे सब 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, याद रखना है बात। तो यहाँ से निष्कर्ष में आप लिखेंगे, निष्कर्ष किसके लिए बता रहा है, निष्कर्ष आगे कैसा हो, है ना, आगे कैसा होना चाहिए उसके लिए बता रहा है, मतलब आगे बढ़ने के लिए बता रहा है, आगे क्रिया के लिए बता रहा है। तो निष्कर्ष आप देंगे कि जल विवादों को संघर्ष की बजाय साझेदारी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो समाधान और राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी पारदर्शिता से, ठीक है, तकनीकी के माध्यम से और NWP के सख्त कार्यान्वयन में निहित होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप निष्कर्ष में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है टॉपिक N है, उसको लेकर कृषि सतत कृषि खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण की अवधारणा, फसल विविधीकरण जो क्रॉप यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होता है उसकी जलवायु लचीली और कृषि बढ़ावा देने में कैसे सहायक सिद्ध हो सकती है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थानिक वितरण पर चर्चा करना है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में या प्रस्तावना में। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, बताना है कि आवश्यकता कैसे, आप उसकी परिभाषा पर मतलब जो इसकी आवश्यकताओं पर परिभाषा देंगे। जैसे कि बताएंगे कि कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण जो होता है ये जो मिट्टी, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण करता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता होगी कि यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण फसलों की अस्थिरता को कम करने के लिए आवश्यक होगा। तो कुछ पॉइंट ऐसा दे सकते हो, ये डायरेक्ट आप यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र को विविधि जो क्या है कृषि जलवायु क्षेत्र इसके बारे में बता सकते हो यहाँ से इंट्रोडक्शन में। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेन बॉडी में क्या पूछा है, मेन बॉडी में यहाँ पर पूछा है आपके 2 चीज़ें पूछी, क्षेत्रीकरण की भूमिका पूछी यहाँ पर। ठीक है, और पूछा है कि यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थानिक वितरण। ठीक है, 2 बातें पूछी। तो पहली बात देखते हैं यहाँ पर जो है क्षेत्रीकरण की भूमिका, इसमें आप लिखेंगे कि जो ये किसानों को उनकी स्थानिक जलवायु और मिट्टी के लिए एक सबसे उपयुक्त फसलें बनाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कम पानी वाले यहाँ पर जो बाजरे की फसलें हैं, दालें हैं, है ना, उगाने के लिए पर प्रेषित करना, जिससे क्या होगा एकल फसल की निर्भरता कम होती है। अगला पॉइंट में लिख सकते हो कि जलवायु लचीलापन होगा, जैसे कि सूखी प्रतिरोधी जो फसल है उसमें पहचान करने में मदद करना और सहकारी हस्तक्षेप करना। जैसे कि उदाहरण बता सकते हो MSP को इन जो सभी जलवायु लचीले हैं उसको लेकर के इसमें ध्यान केंद्रित किया जाना। ठीक है, अगला पॉइंट में लिख सकते हो जो संसाधन दक्षता होती है, जिसमें से सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके अधिक लक्षित यहाँ पर कुशल बनाया जा सकता है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको 1-2 पॉइंट अपने आप से खुद ऐड कर लेना है। करीब 5 पॉइंट एक टॉपिक के लिखने हैं, है ना, इस चीज़ के। अगले के 5 आप लिख लो, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थानिक वितरण क्यों बनाना है ना। आप पे लाइन छोड़कर लिख सकते हो या हेडिंग आप डाल कर लिख सकते हो कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसका स्थानिक वितरण इस प्रकार है। जैसे कि कच्चे माल की निकटता, उसमें चूंकि कई कृषि उत्पाद जो होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, कई कृषि उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लेकर के यहाँ पर जो होने वाले उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चीनी मिल, राइट। और यहाँ पर बताओगे अगला पॉइंट, बाजार में अवसंरचना, बाजार की जो पहुंच है शहरी केंद्रों में, और शीत श्रृंखला में अवसंरचना, कोल्ड चेन जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसमें भी विवरण बताएंगे आप कैसे प्रभावित करेगी इसको। ठीक है, सरकारी पहल इसमें क्या है, सरकारी पहल जैसे कि PM किसान संपदा योजना के तहत यहाँ पर मेगा फूड पार्क है उसका एक क्लस्टर का निर्माण करना जो वितरण को अधिक संगठित कर सकती है। 1-2 पॉइंट अपने आप से भी ऐड करोगे आप। ठीक है, उसके बाद दोनों हमारे बातें हो गई। आंसर में क्या, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है समाधान देना है, कोई एकीकृत करके समाधान देना है आपको निष्कर्ष में। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको समझ आना चाहिए कि निष्कर्ष में क्या लिखना है। निष्कर्ष में आपको लिखना है एकीकृत समाधान करने की बात कर रही है। ठीक है, तो देखो एकीकृत जो समाधान होगा मतलब आगे की बात क्या होगी, उसमें बताएंगे कि कृषि क्षेत्रीकरण को खाद्य प्रसंस्करण के साथ एकीकृत करके फार्म टू फोर्क दृष्टिकोण को मजबूत किया जा सकता है, जिससे न केवल कृषि आय बढ़ेगी बल्कि यहाँ पर खाद्य अपशिष्ट जो होगा वो भी कम होगा और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस टाइप से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉपिक O है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता, उसको लेकर के हरित वित्त फाइनेंस जो होता है ग्रीन फाइनेंस उसको लेकर के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बिना
क्या भारत विकासशील देश पेरिस समझौते और एनडीसी के लक्ष्यों की ईमानदारी से प्राप्त कर सकता है? और कॉप सम्मेलन में भारत की रुख की जो आलोचनात्मक जांच करना है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या लिखेंगे यहाँ से आप। यहाँ से आपको लिखना है, बताएंगे कि प्रस्तावना में जलवायु प्रतिबद्धता बताएंगे, जलवायु प्रतिबद्धता क्या होती है, या हरित वित्त पदों के संतरण क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, या तो आप बता सकते हो भारत में एनडीसी के लक्ष्य जो होते हैं ये 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा समझा तो उनका उल्लेख कर देंगे आप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो जगह से आप आंसर उल्लेख कर सकते हो इसका, जैसे कि बता सकते हो कि जीवाश्म ऊर्जा क्षमता क्या होती है, यह बता सकते हो हरित वित्त यहाँ पर पदों की क्या है, हस्तांतरण। ठीक है, तो इस टाइप से आंसर आप स्टार्ट कर सकते हो अपना। उसके बाद मेन बॉडी में लिखेंगे, मेन बॉडी में लिखेंगे जो मेन बॉडी है ना, जितना बड़ा आंसर होता है उतना हमको ब्रेक करना होता है उतने पार्ट में। जैसे कि हरित और वित्त प्रौद्योगिकी की अनिवार्यता पूछा है, यहाँ पर पहला पूछा है तो यहाँ से उसके बारे में लिखेंगे। तो उसके बारे में आप लिखेंगे हरित वित्त जो आवश्यकता होती है उसकी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए करीब $1 ट्रिलियन से अधिक की निवेश आवश्यकता होगी। इससे विकसित देशों में 100 बिलियन की प्रतिबद्धता का उल्लेख बताएंगे कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, इसमें पुरानी जो कोयला प्रौद्योगिकी है, उन्नत नवीकरणीय ऊर्जा है और कार्बन कैप्चर जैसी जो तकनीकी है उस पर जाने के लिए पश्चिमी देशों में रियायती हस्तांतरण आवश्यक होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताएंगे कि जो ईमानदारी है इस पर बता देंगे बात कि यहाँ पर जो वित्तीय और तकनीकी है बाधाओं के कारण लक्ष्यों को प्राप्त करने की ईमानदारी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, सेकंड बात में पूछा इसमें कॉप सम्मेलन को लेकर भारत की रुख आलोचना की जांच करना है ना, ये पूछा है। तो इसमें आप कैसे जांच करेंगे इसकी, इसमें आप लिखेंगे कि जलवायु न्याय जो होता है, क्लाइमेट जस्टिस जो होता है, भारत के लगातार ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर विकसित देशों और यहाँ पर अधिक बोझ डालने पर सिद्धांत पर जोर देता है ना। कोयला पर रोक क्या होगा, बता सकते हो कि भारत में कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए, इसके बजाय चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग बताएंगे, है ना, कि उनके प्रस्तावों को कैसे यहाँ पर विरोध किया गया था, राइट, उनके विकास पर कैसे जोर दिया गया है। आप ये पॉइंट कुछ ऐड कर दोगे इसमें। ठीक है, विकास का जो अधिकार इसमें कैसे होगा, जैसे कि विकास का अधिकार कैसे होगा कि जो भारत जोर देता है कि जलवायु पर जो कार्रवाई है उसके विकास अधिकार पर कैसे बलिदान नहीं हो सकती है, मतलब कैसे इसका जो विकास के अधिकार आप बता सकते हो, अपने टाइप से पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे कुछ विकास का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट अपने बता सकते हो। और उसके बाद अपना क्या करना है, निष्कर्ष देना है। ठीक है, निष्कर्ष देना है कि यहाँ पर जो निष्कर्ष है ये नीतिगत समाधान के बारे में बात कर रहा है निष्कर्ष में, है ना। बताएंगे कि यहाँ पर भारत अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है लेकिन वैश्विक सहयोग के अभाव में ये संघर्षपूर्ण रहेगा। और समाधान में बताएंगे कि यहाँ पर अपनी वैश्विक जो घरेलू हरित वित्त पोषण है जैसे कि ग्रीन बॉन्ड, इसको मजबूत करना चाहिए और कॉप मंच में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए। ये अपने निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट अपने आप से भी पॉइंट को ऐड कर सकते हो। मैंने आपको ब्रेक करके पॉइंट बता दी कौन कौन से पॉइंट को ब्रेक करना है, उस ब्रेक करके अपने आप से पॉइंट को भी बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताऊंगा नहीं, आपको देखो कैसे लिखते हो वो देखना है ना। बस मैं इसका थोड़ा सा तरीका बता दूँ कैसे स्टार्ट करना है, मेन बॉडी में कुछ नहीं बताऊंगा आपको। इंट्रोडक्शन में क्योंकि इतने टाइम से करा रहा हूँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हुई होगी। ठीक है, बस मैं इसका तो ब्रेक पॉइंट बता दूँ कैसे ब्रेक करना है। देखो जो आपका क्वेश्चन है, आपदा के बाद पुनर्निर्माण कि केवल क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण तक सीमित क्यों रखा गया है, ये क्यों रखा जा सकता है। भारत में अधिक लचीला और बुनियादी ढांचा जो होता है उसके पुनर्निर्माण के बीच रणनीतिक संबंध को व्याख्या करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, आपको बताना है पहले जो सीमित हमारा पुनर्निर्माण है वो क्या होता है, सीमित पुनर्निर्माण क्या है, इसकी बात कर देंगे। यहाँ से आंसर लिखना कर देंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन आप बता देंगे यहाँ से, है ना। इसमें आप बताएंगे कि पुनर्निर्माण को केवल क्षतिग्रस्त भवनों को ठीक करने की सीमित एक संकेत दृष्टिकोण होता है। ठीक है, और जो जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करते हुए बेटर दृष्टिकोण को आधारित होना चाहिए। ये थोड़ा कठिन होगा, आप इस टाइप से आंसर स्टार्ट कर लो। यहाँ से जो आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण है उसको केवल क्षतिग्रस्त संरचनाओं को लेकर के पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है। आपदा लचीला बुनियादी ढांचा जो है उसको लेकर के देखो, आपदा लचीला बुनियादी ढांचा क्या होता है इसको लेकर के भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा कठिन है। इसके बारे में बताओगे क्या होता है ये, और उसके बाद मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो पुनर्निर्माण में व्यापक आयाम क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, जो पुनर्निर्माण इसके हैं इसके व्यापक निर्माण क्या हो सकते हैं, 4 से 5-6 पॉइंट आप इसमें लिखोगे। उसके बाद मैं सिर्फ ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पर। अगला इसमें एक और यहाँ पर तोड़ना मेन बॉडी में, ये जो CDRI है, CDRI मतलब पोस्ट CDRI मतलब यहाँ पर आपदा लचीला बुनियादी ढांचा है, इसके बीच अंतर संबंध बताएं क्या इसका अंतर संबंध है। ठीक है, ये पूछा ना अंतर संबंध की व्याख्या करना है, अंतर संबंध बताएं क्या इसके अंतर संबंध है। तो इसको करके आपको 6 से 7 पॉइंट इसके लिखने हैं।
ठीक है, इंट्रोडक्शन बता दिया, ये बता दिया। अब निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है, निष्कर्ष मैं आपका पूरा बताता हूँ। निष्कर्ष होगा जो आपका, ये होगा निष्कर्ष एक समाधान को लेकर के। ठीक है, इसमें बताइए कि जो पुनर्निर्माण है, DRR आपदा जोखिम न्यूनीकरण चक्र का सबसे अच्छा चरण CDRI सिद्धांतों को अपनाकर भारत में केवल इमारतों का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर एक लचीला और टिकाऊ राष्ट्र बना रहा है। ठीक है, ये निष्कर्ष में लिखना है। राइट, निष्कर्ष उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, उसी चीज़ पर बताना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं निष्कर्ष आपको बता देता हूँ कि निष्कर्ष अपने आप से आप जितने बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा उतने निष्कर्ष आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड होती जाएंगी। ठीक है, और देखो मेन बॉडी है, इसको मैं 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना सिखा रहा हूँ, कैसे कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे कैसे पॉइंट आपको लेके आना है। ठीक है, तो इस वजह से एक आंसर आपको खुद से लिखना है। ये वाला ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने बताई दी आपको, बस पॉइंट अपने आप से आपको डालने हैं। गूगल से पॉइंट लेने अगर ले सकते हो लेना, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज अपनी रखनी है वहाँ पे पढ़ने के बाद। इसलिए कहता हूँ कि गूगल से छोड़ो, अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ो, वहाँ से अपने पॉइंट लाओ। गूगल से उठाकर पॉइंट रखोगे तो एग्जामिनर क्या समझ जाता है कि यहाँ पे तुमने गूगल से उठाकर लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिए। देखो यहाँ पे आंसर चेक करने का मतलब ये नहीं कि आपका टारगेट मैं मेरे को दे रहे हो कि हाँ आंसर आप चेक करो, मेरे को 8 नंबर मिल गए 10 में तो मैं खुश हो गया। नहीं, आपका टारगेट UPSC है। ठीक है, UPSC क्या चाहता है, कैसा चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। इन्हीं टॉपिक पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, जनसांख्यिकी जो लाभांश है और प्रवासन है उसको लेकर यहाँ पर L नंबर टॉपिक था, उससे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं इसको। पहला बोला है भारत में जनसांख्यिकी लाभांश जो है, इसमें अंतर्गत अंतर्राज्यीय प्रवासन के संबंध में विचार करना। देखो यहाँ पर मेंस के टॉपिक UPSC ने ट्रेंड थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन पूछने का, तो मेंस के जो टॉपिक होते हैं ना उन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछने लगा। तो इस वजह से क्या करता हूँ मैं, जो मेंस के टॉपिक है उससे ही क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूँ, किससे कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। और ठीक है, तो इसलिए मैं 7 से 8 क्वेश्चन जो टॉपिक पर निकले वो मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन कवर कराया। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं इसके बारे में। पहला है स्टेटमेंट, यहाँ लिखना भूल गया नंबर। भारत का जनसंख्यिकी लाभांश अधिकतम तब होता है जब नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत जैसे राज्यों की कार्बन जनसंख्या अनुपात में चरम पर पहुंचेगी। पहली बात क्योंकि पहली बात पर गलत, क्योंकि भारत का जनसंख्यिकी लाभांश अधिकतम तब होता है जब उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे जो उत्तरी राज्य उसमें कार्बन जनसंख्या अपने चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि इन राज्यों में कुल जो प्रजनन दर है TFR जो होता है, टोटल जो फर्टिलिटी रेट होता है, इसमें अधिक हो रही हो और युवाओं की संख्या अधिक हो, और दक्षिण के कई राज्यों में लाभांश का चरम बीत चुका है। तो पहली बात गलत है। सेकेंड बात, हाल के वर्षों में अंतर्राज्यीय प्रवासन मुख्य रूप से विकसित राज्यों को कम विकसित राज्यों की ओर हुआ है, जिसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात भी गलत, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राज्यीय प्रवासन मुख्य रूप से कम विकसित राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, विकसित राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र हैं, ठीक है, गुजरात, इसमें भी और हुआ था, और इनका कारण आगे बड़े शहरों में क्षेत्रीय आर्थिक अवसर होगा। सेकेंड बात भी गलत होगा। तीसरी बात, जनसांख्यिकी लाभांश को लाभ अधिकतम करने के लिए वृद्धावस्था जनसंख्या के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करना आवश्यक होगा। ये बात करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ तीसरा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 3B। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राज्यीय नदी विवाद है उस पर लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। अंतर्राज्यीय नदी विवाद के समाधान को सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने के संबंध में क्वेश्चन है। पहला, वर्तमान में जल विवादों से निपटारे के लिए केवल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही बाध्यकारी है, जबकि अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण जो होते हैं उसके निर्णय परामर्शी प्रकृति के होते हैं। क्या होगा पहला, पहली बात गलत, क्योंकि अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। ठीक है, ये संशोधित 2002 के अधिनियम था, उसके तहत यहाँ पर 2017 में और सुदृढ़ किया गया था। ये केवल कानूनी विवाद नहीं बल्कि यहाँ पर एक संवैधानिक प्रशासनिक विवाद भी होगा। पहली बात गलत है। सेकेंड, जल प्रशासन में वास्तविक समय डेटा साझाकरण को अनिवार्य बनाने के लिए एकीकृत जल राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र की स्थापना एक आवश्यक तकनीकी का सुधार होगा। सेकेंड बात करेक्ट होगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का एक केंद्रीकृत संस्करण लागू करना विवादों को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर जल राज का विषय होता है, ये केंद्रीकृत संस्था जो लागू यहाँ पर कैसे होगा, हाँ, तो ये बात गलत हो जाएगी, सिंपल सी बात है। आंसर क्या होगा, लोग यहाँ पर पूरा पढ़ के यहाँ पर देख रहे होंगे क्या गलत है, नहीं, पहली बात में गलत लिखा हुआ है, राज्य सरकार यहाँ पर होगा। सही पूछा तो ओनली 2B। क्वेश्चन नंबर 3, कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण और खाद्य प्रसंस्करण जो टॉपिक N है उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण है और खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग उसको लेकर के क्वेश्चन है। पहला, कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में सहायता करता है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को उनकी मिट्टी और जलवायु को सबसे उपयुक्त फसलों बनाने के लिए यहाँ पर पहचान करने में सक्षम बनाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थानीयकरण मुख्य रूप से बाजार की निकटता पर निर्भर करती है, न कि कच्चे माल कृषि उपज की निकटता पर। सेकंड बात गलत है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होता है ये विशेष रूप से खराब होने वाले जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि पेय पदार्थ, फल पदार्थ है ना, सब्जियां, ये सब, उससे जुड़े उद्योग कच्चे माल की निकटता पर बहुत अधिक यहाँ पर निर्भर रहते हैं, ताकि क्या हो सके, परिवहन जो लागत है उस पर गुणवत्ता में हानि कम हो और बाजार की निकटता भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन कच्चे माल की निकटता से अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। तो ये बात गलत होगी। ठीक है, एक पॉइंट कैसे गलत है आपको याद रखना है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा अच्छा चौथा दे रखा है यहाँ पे, तीन ही स्टेटमेंट है ना, तो हाँ तो तीसरा होगा यहाँ पर, चौथा नहीं है। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री विकास किसान संपदा योजना के तहत कृषि जलवायु क्षेत्र में आधारित क्लस्टर के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। तीसरी बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी बात है करेक्ट है। आंसर क्या होगा? एकदम फैक्ट बात दे रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही था, तीसरा सही है, एक और तीन दूसरा गलत था। क्वेश्चन नंबर चौथा, ग्रीन फाइनेंस और एनडीसी टॉपिक है, उसको लेकर के वो नंबर देखते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त और भारतीय स्तर के निर्धारित योगदान एनडीसी के लक्ष्य में विचार करना, देखते हैं इसको। पहला, हरित वित्त ग्रीन जो फाइनेंस है, इसमें एक प्रमुख उद्देश्य वित्त समझौते के तहत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के प्रति $100 बिलियन की प्रतिबद्धता को पूरा करना होता है। क्या होगा? पहला, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, बात एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर ये 100 बिलियन प्रति वर्ष की प्रतिबद्धता जलवायु वित्त का एक प्रमुख भाग है, जिसे विकसित देशों में 2020 तक विकासशील देशों के लिए जुटाना था और हरित वित्त प्रतिबद्धता को पूरा करने का एक तंत्र था। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी एनडीसी 2030 तक अपनी स्थापित जो जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा, उसकी क्षमता को 50% बढ़ाना और मुख्य घरेलू सरकारी निवेश में वित्त पोषित किया जाना। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा बात है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कॉप सम्मेलन में भारत में जलवायु न्याय के सिद्धांत पर जोर दिया, जो विकसित देशों पर ऐतिहासिक उत्सर्जन की जिम्मेदारी डालता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, तीनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से सभी तीन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है पांचवा, आपदा, लचीलापन और पुनर्निर्माण। देखो जितने में क्वेश्चन कर रहा था, जब आपको एक पूरी कॉपी बनानी है, ठीक है, मेंस की कॉपी, मेंटरशिप की अलग बनानी है और प्रीलिम्स के क्वेश्चन की अलग बनानी है। अगर 5-5, 7-7, 8-8 क्वेश्चन आप लिखते रहोगे तो एक टाइम पे आपके 200 से 300 क्वेश्चन मेंस के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, है ना, जो यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई नहीं कराता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिखते चलो। अभी कुछ टाइम में पॉलिटी स्टार्ट कर देना, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपदा के बाद पुनर्निर्माण लचीलापन के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला है, आपदा के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को बिल्ड बैक बेटर दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ होता है जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना। क्या होगा? पहला आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, आपदा लचीला बुनियादी ढांचे के गठबंधन भारत द्वारा शुरू किया गया था, एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य केवल पहाड़ी क्षेत्रों में लचीले बुनियादी ढांचों पर विकास ध्यान केंद्रित करना। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा कि सभी क्षेत्र जैसे तटीय, है ना, शहरी और पहाड़ी, यहाँ पर सिर्फ बोला है सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, तो गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरा, पुनर्निर्माण चरण में भूगोल की भूमिका केवल क्षतिग्रस्त घरों, सड़कों और सटीक स्थान का पता लगाने तक सीमित है, ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पुनर्निर्माण में भूगोल की भूमिका बहुआयामी होगी। ये केवल स्थान का पता लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर जोखिम मानचित्रण जैसे नए सुरक्षित स्थान पर पहचान करना, भूमि उपयोग की योजना बनाना, ठीक है, सामाजिक आर्थिक विविधता को आकलन करना, तो इसमें महत्वपूर्ण होगी। तीसरी बात भी गलत है, ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसांख्यिकी और प्रवास भू स्थानिक जो वितरण है उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से छठा नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ देखते हैं इसमें। पहला, इसमें बोला जनसांख्यिकी भू जो स्थानिक वितरण है उसके संबंध में उत्तरी दक्षिणी राज्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु ने कम प्रजनन दर के कारण वृद्ध अवस्था जो होती है, वृद्ध जनसंख्या, उसकी ओर यहाँ पर संक्रमण शुरू कर दिया है। पहला क्या होगा? पहली बात आंसर करेक्ट है। सेकेंड, उत्तरी राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में युवा जनसंख्या की अधिकता के कारण जनसंख्या की लाभांश की अवधि दक्षिण राज्यों की तुलना में बाद में शुरू हुई और लंबी तक चलेगी। सेकेंड बात भी सही है। ठीक है, तीसरी बात है, लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तरी राज्यों को दक्षिण राज्यों से वृद्धावस्था देखभाल अनुभव और
कौशल विकास जो मॉडल है उस पर अपनाना चाहिए। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आंसर इसका तीनों करेक्ट है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां, अंतर्राज्यीय जल विवाद प्रौद्योगिकी को लेकर के, अंतर्राज्यीय जल विवाद के समाधान को प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार को लेकर के क्वेश्चन है। यह बोला कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के हालिया प्रस्ताव संशोधन को लेकर के निर्णय अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केवल वास्तविक समय जल डेटा उपयोग को साझा करने पर जोर देते हैं। ठीक है, पहली बात, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावित संशोधन न्यायाधिकरण को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए, जैसे एकल स्थायी न्यायाधिकरण, लेकिन वे केवल डेटा साझाकरण तक सीमित नहीं होंगे, वे न्यायिक प्रक्रिया में भी सुधार ला सकते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात ऐसी की है अंतर्राज्यीय जल विवादों को लेकर के, इसमें बोला भूस्थानिक जो प्रौद्योगिकी होती है इसमें उपयोग केवल विवादों और भौगोलिक मानचित्रण तक ही सीमित है, ना कि जल उपलब्धता और उपयोग की भविष्यवाणी तक। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भूस्थानिक जो प्रौद्योगिकी होती है इसमें जो इसकी उपलब्धता है फसल की मांग, ठीक है, और इसका जो क्रॉप वाटर है, डिमांड, मौसम की जो इसकी भविष्यवाणी है उसमें भी कर सकते हैं, और जो विवाद है उसकी जो हल करने का वास्तविक समय है इनपुट उसमें भी प्रदान करेंगे। तो ये बात सेकंड भी गलत है इसकी। ठीक है, थर्ड नंबर है जब जल प्रशासन पे फॉर डेटा मॉडल को लागू करना सहकारी संवाद की यहाँ पर भावना को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका बनाता है। तीसरा भी यहाँ पर स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जल जैसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक संसाधन है उसके संबंध में पे फॉर डेटा मॉडल जो सहकारी संघवाद उसके बजाय व्यावसायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, जिससे गरीब जो राज्य हैं उसके लिए यहाँ पर सूचना के लिए यहाँ पर बातचीत हो सकना और विश्वास बढ़ सकना उसमें। तो ये भी बात गलत होगी। तीनों बात यहाँ से क्या गलत है, तो आंसर क्या होगा सी। यहाँ से सी नहीं, कौन सा गलत है, तो सभी गलत है, कोई यहाँ पर सही नहीं। डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर का। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से पुनर्निर्माण और जलवायु अनुकूलन टॉपिक पी, इसको लेकर के आपदा के बाद पुनर्निर्माण और जलवायु अनुकूलन है उसके लेकर क्वेश्चन है। पहला, पुनर्निर्माण में फील्ड बैक बेटर जो होता है उसके दृष्टिकोण को लागू करने के लिए अर्थ है कि जो निवेश केवल पिछले जोखिम से बचाने पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि भविष्य में जलवायु जोखिम पर। पहली बात क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ से 8वें का ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बीबीबी दृष्टिकोण है इसके तहत यहाँ पर भविष्य में जो जोखिम है उसको ध्यान रखना, साथ ही जो जलवायु जो परिवर्तन है उसके जोखिम की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाना। ठीक है, और इसलिए क्या होगा, जिससे यहाँ पर जो बीबीबी होगा उसमें निवेश में वर्तमान भविष्य जलवायु जोखिम के तहत यहाँ पर अनुकूल करेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है बीबीबी का। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, सेकेंड है अधिक लचीला या आपदा जो लचीला बुनियादी ढांचा है इसको लेकर गठबंधन CDRI एक बहुहितधारक पहल होगा, जिसका उद्देश्य SDG 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा तक लक्ष्य प्राप्त करना होगा। सेकेंड बात सही है। तीसरा, पुनर्निर्माण के दौरान सामाजिक भूगोल का उपयोग पुनर्निर्माण प्रयास है उसकी सफलता के लिए सामाजिक आर्थिक विविधता उसको समझना सुनिश्चित करना होगा। तीसरी बात भी करेक्ट होगा। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट हैं, सॉरी तीनों बातें 2 और 3 करेक्ट हैं। पहली बात यहाँ से गलत थी। आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 8 करेक्ट क्वेश्चन थे, वो मैंने 18 क्वेश्चन आपको करा दिए। राइट, क्वेश्चन मैंने दे रखे थे PDF, और यहाँ पे आपको समझा दी कैसे कैसे गलत होंगे, कैसे क्वेश्चन सही होंगे। कुछ पॉइंट बताया, कुछ पॉइंट का आपको नोट करना है। बाकी देखो यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, और लोगों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।